ये कहानी पूरी तरह से डब स्टोरीज हब की ओर से है। दोस्तों, हमारी दूसरी कहानियों को भी सपोर्ट दे तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक एपिसोड 383। ठीक है, क्या मुझे अनुबंध लेना चाहिए? बूढ़े ने पूछा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास यहाँ एक है, विवान ने जवाब दिया, क्योंकि उसने अपनी पैंट की जेब से एक अनुबंध निकाला। बूढ़े के होंठ फड़फड़ाए क्योंकि उसने सोचा कि शायद विवान बहुत ज्यादा तैयार होकर आया था। क्या ये हो सकता है कि विवान पहले से ही छाया संगठन को भर्ती करने की तैयारी कर रहा था जब वह यहाँ आया था? ये सोचते हुए वह विवान को अपने नाती और बेटे को पीटने के लिए मन ही मन कोसने लगा। बूढ़े को यह नहीं पता था कि जो अनुबंध विवान ने निकाला था वह वास्तव में सिस्टम से आया था। ठीक वैसे ही जैसे 100 कठपुतलियां, अनुबंध भी सिस्टम से भौतिक रूप में प्रकट हो सकते थे। बस एक विचार के साथ अनुबंध उसकी पैंट की जेब में प्रकट हो गया। तो उसने इसे निकाला और जो वह चाहता था उसके विवरण लिखने लगा। जैसा कि उन्होंने पहले चर्चा की थी, विवान ने विवरण लिखना शुरू किया। इसके बाद उसने ये शर्त भी जोड़ी कि अनुबंध के विवरण को गोपनीय रखा जाना चाहिए। ये देखते हुए कि छाया संगठन को कभी भी गढ़ों में वापस जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। अगर किसी और को पता चल गया कि छाया संगठन वास्तव में उसके साथ मिला हुआ है तो वे उसे परेशानी में डाल सकते थे। ऐसा नहीं था कि वह परेशानी से डरता था, लेकिन चूंकि वह पहली बार वहां जा रहा था, वह पहले एक मजबूत आधार बनाना चाहता था, इससे पहले कि वह किसी परेशान करने वाली शक्ति से निपटना शुरू करे जो उस पर हमला करने की कोशिश करे। इसी समय उसने ये भी तय कर लिया था कि वह जल्द ही गढ़ का दौरा करेगा। आखिरकार सब कुछ इस ओर इशारा कर रहा था कि अगर उसकी मां वास्तव में मरी नहीं थी तो इसका मतलब था कि वह कहीं किसी गढ़ में हो सकती थी। सब कुछ लिखने के बाद उसने अनुबंध फॉर्म बूढ़े को सौंप दिया। बूढ़े ने आगे बढ़कर अपना असली नाम मैक्सवेल बार्टी भरा। इसके बाद उसने ये सुनिश्चित किया कि विवान ने जो भी विवरण भरे थे वे सही थे। फिर आखिरकार उसने अपने हस्ताक्षर कर दिए। जहां तक गोपनीयता की शर्त का सवाल था, बूढ़े को संदेह था कि यह सच होगा। आखिरकार अभी 3 लोगों का समूह सब कुछ देख रहा था। वैसे भी उसे इसकी परवाह नहीं थी, चूंकि वह छाया संगठन से इस मामले को जानने वाला अकेला व्यक्ति था। तो जब तक विवान की ओर से कोई कुछ नहीं बताता तब तक उनके बीच की साझेदारी किसी को पता नहीं चलने वाली थी। हस्ताक्षर करने के बाद बूढ़े ने दस्तावेज विवान को वापस सौंप दिया, जिसने भी अपने हस्ताक्षर किए। इसके बाद ठीक वैसे ही जैसे सामंथा के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद हुआ था, अनुबंध फॉर्म विघटित हो गया और उन दोनों में समा गया। और इसके साथ ही विवान को लगा कि उसने वह काम पूरा कर लिया जो उसे यहाँ लाया था। और वास्तव में उसे लगा कि उसने जितना उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा हासिल कर लिया था। पहले जब वह यहाँ आ रहा था, उसका इरादा केवल सन्या को बचाने का था, साथ ही उस मूर्ख से निपटने का जिसने उसे अगवा किया था। उसने सन्या को तो बचा लिया था, लेकिन उस मूर्ख से पूरी तरह निपट नहीं पाया था। मुझे लगता है कि हमारा काम यहाँ खत्म हो गया। तो क्या आप यहाँ कुछ देर रुकने वाले हैं या जा रहे हैं? बूढ़े ने विवान की ओर देखते हुए पूछा। उसके दिल में वास्तव में यह इच्छा थी कि विवान जल्द से जल्द यहाँ से चला जाए। भले ही दोनों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लिया था कि विवान संगठन के लिए संसाधन प्रदान करेगा, लेकिन इसमें एक भी शर्त नहीं थी कि विवान उन्हें मार नहीं सकता। लेकिन हाँ, एक शर्त थी कि छाया संगठन को इस 10 साल के समझौते के दौरान कभी भी विवान के साथ विश्वासघात नहीं करना था। भले ही बूढ़ा इससे नाखुश था, उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। आखिरकार उसे यकीन था कि अगर वह इस बारे में बात करता तो विवान इसके लिए कई कारण देता और अंत में शायद अनुबंध पर हस्ताक्षर भी न करता। छाया संगठन अभी जरूरतमंद था, इसलिए उनके पास पहल नहीं थी। तो भले ही यह उनके लिए नुकसानदायक था, उनके पास कोई चारा नहीं था। वह विवान को जल्द से जल्द यहाँ से बाहर करना चाहता था, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि विवान अचानक किसी को मारने का फैसला न कर ले। ये बात निश्चित रूप से उसके नाती के बारे में थी, जिसने सन्या का अपहरण किया था। अपने उस नाती के बारे में सोचते हुए, चूंकि वे उसे लंबे समय से लाड़ प्यार करते आए थे, वह लड़का घमंडी और बेफिक्र हो गया था। यही कारण था कि उसने सन्या का अपहरण किया, बजाय इसके कि वह विवान को बस यहाँ आमंत्रित करता। ऐसा लगता था कि उसे अपने उस मूर्ख नाती को सबक सिखाना शुरू करना होगा। वह नहीं चाहता था कि इस समय जो कुछ हुआ वह फिर से दोहराया जाए। आप मुझे क्यों भगा रहे हैं? आपको याद रखना चाहिए कि आपने अभी तक मेरी पत्नी को जो मुआवजा देने की बात तय की थी वह नहीं दिया है। इसके अलावा एक और छोटा सा मामला है जिससे मुझे निपटना है, विवान ने जवाब दिया। बूढ़े के होंठ फिर से फड़फड़ाए, साथ ही वह काफी असहाय महसूस कर रहा था, ये सोचते हुए कि जो व्यक्ति छाया संगठन को संसाधन देने वाला था वह वास्तव में छाया संगठन से संसाधन लेने के तरीके ढूंढ रहा था। उसे कुछ गलत लग रहा था।
ये पहले से ही उसे बता रहा था कि विवान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी चूंकि वे अनुबंध पर हस्ताक्षर कर चुके थे, कुछ भी बदलने वाला नहीं था। जब हम इस इमारत से निकलेंगे तो मैं आपको सीरम दे दूंगा। लेकिन आप जिस छोटे मामले की बात कर रहे हैं वह क्या है? बूढ़े ने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा। किसी कारण से उसे इस मामले के बारे में अच्छा नहीं लग रहा था। साधारण, मैं अभी तक उस मूर्ख से निपट नहीं पाया हूं जिसने मेरी पत्नी का अपहरण किया था। मेरी पत्नी की आज़ादी को बस एक साधारण सीरम से नहीं खरीदा जा सकता, यह उससे कहीं ज्यादा कीमती है। विवान ने शांति से जवाब दिया। बूढ़े की आंखें चौड़ी हो गईं। फिर उसने गुस्से से विवान की ओर देखा और कहा, अब क्या है? मुझे मत बताओ कि आप वास्तव में मेरे नाती की जान लेना चाहते हैं। ये सच है कि उसने आपकी पत्नी का अपहरण किया, लेकिन आपको मानना होगा कि उसने उसकी गतिविधियों और आज़ादी को सीमित करने के अलावा कुछ नहीं किया। इस बार बूढ़ा पूरी तरह से नाराज हो गया था। उसे विश्वास नहीं था कि विवान इतना बेशर्म होगा कि पहले से तय मुआवजे के बाद भी और मांग करेगा। बिल्कुल नहीं, चूंकि उसने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, मैं उसे हल्की सजा दूंगा। आखिरकार अगर मैं उसे बस एक साधारण पिटाई के साथ छोड़ दूं, तो क्या मैं दूसरों को ये संदेश नहीं दूंगा कि वे मेरी पत्नी के साथ कुछ भी कर सकते हैं? ये कुछ ऐसा है जिसे मैं दोबारा नहीं होने देना चाहता, विवान ने कहा। बूढ़े को थोड़ी राहत मिली जब उसने सुना कि विवान केवल हल्की सजा देने को तैयार था, लेकिन फिर भी वह सोच रहा था कि विवान अपने नाती को किस तरह की सजा देगा, ये देखते हुए कि जैस्पर को बुरी तरह पीटना भी छोटा माना गया था। भले ही बूढ़ा इसके लिए सहमत नहीं होना चाहता था, फिर भी उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर विवान वास्तव में जैस्पर को सजा देना चाहता था, तो बूढ़े के पास उसे रोकने की क्षमता नहीं थी। आखिरकार विवान उससे ज्यादा ताकतवर था। अंत में वह केवल यह उम्मीद कर सकता था कि विवान जो सजा देगा वह ज्यादा गंभीर न हो। अगर संभव हो तो वह चाहता था कि यह ऐसी सजा हो जिससे विवान के जाने के बाद निपटा जा सके। समूह ने इमारत छोड़ दी। इसके बाद वे एक और शानदार दिखने वाली इमारत की ओर बढ़े, जो जैस्पर की इमारत से कहीं बड़ी थी। वहां पहुंचने के बाद बूढ़े ने नीले मास्क पहने हुए किसी को सीरम लाने का निर्देश दिया, और जब वह लाया गया तो बूढ़े ने इसे विवान को देते हुए खट्टे स्वर में समझाया, यह अभी हमारे पास सबसे अच्छा सीरम है। ये सीरम किसी व्यक्ति की समग्र ताकत को बढ़ा सकता है। ये सिर्फ शारीरिक ताकत में वृद्धि नहीं करता, बल्कि गति, इंद्रियां और सजगता को भी बढ़ाता है, बूढ़े ने समझाया। विवरण सुनने के बाद विवान ने सिर हिलाया। चूंकि वह वर्तमान में अविश्वसनीय चिकित्सा कौशल रखता था, तो उसके लिए ये पहचानना कोई समस्या नहीं थी कि सीरम को इंजेक्शन के माध्यम से लगाया जाना चाहिए। और इसकी छोटी मात्रा को देखते हुए उसे पहले से ही एहसास हो गया था कि इसे हाथ में इंजेक्ट करना था। सीरम को रखने के बाद विवान ने कहा, वह अभी कहाँ है? मैं यहाँ से जाने से पहले उससे निपटना चाहता हूँ। मुझे अभी और कुछ भी करना है। वह अभी कहाँ है? मैं यहाँ से जाने से पहले उससे निपटना चाहता हूँ। मुझे अभी और कुछ भी करना है। बूढ़े को जैस्पर को लाने के लिए सहमत होना पड़ा। जब वह लाया गया तो विवान ने आगे बढ़कर उसकी टांगें तोड़ दी। जैस्पर, जो सोच रहा था कि उसे बदला लेने का मौका मिलेगा, ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी और चोट बढ़ गई। दादाजी, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? आप किसी को मुझे इस तरह लगातार यातना देने कैसे दे सकते हैं? जैस्पर चिल्लाना चाहता था, लेकिन बोलने में असमर्थता ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। हालांकि उस समय जब विवान और समूह मुआवजे और अन्य बातों पर चर्चा करने गए थे, उसका इलाज हो चुका था, लेकिन चोटें अभी ठीक हो रही थीं और उसे अभी तक बोलने की क्षमता वापस नहीं मिली थी। अपने नाती के चेहरे पर दर्द भरी अभिव्यक्ति को देखकर बूढ़ा केवल शर्मिंदगी में अपना सिर दूसरी ओर घुमा सका। साथ ही वह केवल यह दावा कर सकता था कि जैस्पर ने ये सब खुद पर लाया था। आखिरकार अगर उसने विवान को उकसाया न होता तो विवान यहाँ उसे पीटने के इरादे से नहीं आता। अगर उसने सामान्य प्रक्रिया का पालन किया होता, बस विवान को यहाँ आमंत्रित करके, तो वे पहले ही विवान की मां के बारे में बात कर चुके होते। लेकिन उस मूर्ख को विवान की मंगेतर का अपहरण करना पड़ा, जिससे विवान गुस्सा हो गया। अगर विवान नर्मदिल न होता तो बूढ़े को यकीन था कि छाया संगठन शायद दुनिया की सतह से गायब हो चुका होता। आखिरकार उसके पास खुद विवान से मुकाबला करने की क्षमता नहीं थी। काम पूरा होने के बाद विवान ने आखिरकार फैसला किया कि अब उनके जाने का समय हो गया है। और जैसे ही मैक्सवेल ने उन चारों को जाते हुए देखा, उसके दिल में कड़वाहट भर गई। और जब उसने जमीन पर जैस्पर के कराहने की आवाज सुनी तो वह चिढ़ गया और आगे बढ़कर उसे एक लात मार दी। तुम चारों और क्यों कराह रहे हो? तुमने पहले ही हमारे संगठन को भारी नुकसान पहुंचाया है, तो बेहतर होगा कि तुम दर्द सहन करो, क्योंकि तुम जल्दी ठीक नहीं होने वाले। मैक्सवेल ने जैस्पर को देखते हुए कहा, जो जमीन पर लुढ़क रहा था। हमारे संगठन के पास अभी ज्यादा संसाधन नहीं है।
और तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि तुमने किसी को उकसाया जो यहाँ आया और हमारे पास मौजूद सबसे कीमती संसाधन भी ले गया। मैक्सवेल ने जारी रखा। जितना वह बोलता गया उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता गया, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि विवान जा चुका था। उसके पास केवल यह उम्मीद बनाए रखने के अलावा कोई चारा नहीं था कि शायद विवान अपने वादे को पूरा करेगा। अगर ऐसा हुआ तो छाया संगठन को संसाधन मिलने से कई ताकतवर लोग पैदा करना मुश्किल नहीं होगा। अगर हम भाग्यशाली रहे तो शायद हमें उस गद्दारों के समूह से निपटने की क्षमता मिल जाए। उन्होंने हमारे खिलाफ साजिश रची, हमें और नुकसान पहुंचाया, हालांकि हमें पहले ही गढ़ से निर्वासित किया जा चुका था। मैं कसम खाता हूं, अगर हमें कभी ताकत और क्षमता मिली तो मैं उनसे जरूर बदला लूंगा। मैक्सवेल ने गुस्से में सोचा। उसी समय उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि 100 महिलाएं रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थीं। वह मदद नहीं कर सका और सवाल उठाया, क्या ये सब एक भ्रम था या कुछ और? एलिप्सिस विवान के समूह के छाया संगठन के क्षेत्र से निकलने के बाद वे एक कार के सामने पहुंचे। ये एक आकर्षक 4 सीटर आधुनिक कार थी जो खेलकूद और परिष्कार का एकदम सही मिश्रण सैंफा करती थी। ये चिकनी ऑटोमोटिव उत्कृष्ट कृति अपने गतिशील रेखाओं और मनमोहक डिजाइन के साथ ध्यान आकर्षित करती थी। कार का निचला प्रोफाइल सड़क को उद्देश्यपूर्ण संतुलन और चपलता के साथ गले लगाता था। इसका शरीर सावधानी से तैयार किया गया था, जिसमें एक चिकनी वायुगतिकीय सिलोएट थी जो ड्रैग को कम करती थी और प्रदर्शन को बढ़ाती थी। धातुयुक्त चांदी के रंग का चमकदार कोट आसपास की दुनिया को प्रतिबिंबित करता प्रतीत होता था, प्रकाश को सहजता से पकड़ता था और कार के हर कव को उभारता था। सामने की ओर एक बोल्ड और आक्रामक ग्रिल दृश्य पर हावी थी। इसमें हनीकॉम्ब पैटर्न और क्रोम फिनिश थी जो कार की समग्र मौजूदगी में एक छुअन की शान जोड़ती थी। ग्रिल के दोनों ओर तेज एलईडी हेडलाइट्स थीं, जिनकी तीव्र चमक अंधेरे को काटती थी, आगे के रास्ते को क्रिस्टल क्लियर स्पष्टता के साथ रोशन करती थी। पक्ष की ओर बढ़ते हुए कार स्थिर खड़ी होने पर भी गति की भावना प्रदर्शित करती थी। आकर्षक मिश्र धातु के पहिए, उनके जटिल पैटर्न और चमकदार फिनिश के साथ इस मशीन के साथ जुड़ने वालों के लिए उच्च प्रदर्शन क्षमताओं का संकेत देते थे। दरवाजों के साथ दौड़ती हुई नक्काशीदार रेखाएं कार की वायुगतिकीय क्षमता पर जोर देती थीं और इसके प्रोफाइल में एक गतिशील स्पर्श जोड़ती थीं। जैसे ही कोई पीछे की ओर पहुंचता, उसकी नज़र एक चिकने और साफ सुथरे ढंग से एकीकृत स्पॉइलर पर पड़ती, जो स्थिरता और डाउनफोर्स को बढ़ाता था। एलईडी टेल लाइट्स रत्नों की तरह धातुयुक्त कैनवास के खिलाफ खड़ी होती थीं, पीछे वालों के लिए दृश्यता सुनिश्चित करने के लिए एक जीवंत चमक डालती थीं। रियर बम्पर के निचले हिस्से से सूक्ष्म रूप से झांकते डुअल एग्जॉस्ट पाइप शक्ति को व्यक्त करते थे। वे पहले से ही किसी को ये कल्पना करने के लिए प्रेरित कर सकते थे कि वे किस तरह की ध्वनि उत्पन्न करेंगे। सन्या कार को देखकर हैरान रह गई। ये पहली बार था जब उसने ऐसी कार देखी थी। संक्षेप में, हालांकि वह कारों में इतनी रुचि नहीं रखती थी, फिर भी उसे गुणवत्तापूर्ण उत्पाद पसंद थे। और इसी कारण से जब वे दीपिका, पूजा और राजधानी के युवाओं के समूह के साथ यात्राओं पर गए थे, तब उन्होंने कई कार शो देखे थे। तो उसने पहले से ही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली कई कारें देखी थीं, भले ही वे सिर्फ उनके प्रोजेक्शन ही क्यों न हों। लेकिन फिर भी उसने कभी भी ऐसी कार की तस्वीर में भी नहीं देखा था जो उसके सामने खड़ी थी। ये बस बहुत ही मनमोहक थी। श्रेयंका और सामंथा दोनों ने पहले ही कार देख ली थी क्योंकि ये वही कार थी जिसमें विवान यहाँ आया था। उसके बाद जब वह उनके साथ मिला तो वे कार में बैठ गए और श्रेयंका ने यहाँ का रास्ता दिखाया। कार के उस समय नजर न आने का एकमात्र कारण ये था कि विवान को डर था कि कोई मूर्ख इसे नष्ट कर सकता था। ये वास्तव में वह कार थी जो उसे सिस्टम से इनाम के रूप में मिली थी। ये कार वास्तव में सबसे बेहतरीन थी जो विवान ने कभी देखी थी, और इसी कारण से उसकी नई प्रकार की कारों को बाजार में लाने की योजना को तेज करना पड़ा। उसे इस कार से पहले ही प्रेरणा मिल चुकी थी और वह इसे नई कार मॉडल्स में लागू करने की योजना बना रहा था। चलो अंदर बैठें। तुम ही वो थी जो युवा सम्मेलन भोज में जाना चाहती थी, लेकिन देखो हम इसे पहले ही मिस कर चुके हैं। विवान ने सन्या के लिए कार का दरवाजा खोलते हुए कहा। दरवाजा ऊपर की ओर खुला, कार के दरवाजे के फ्रेम के भीतर गायब हो गया। यह ऐसा था जैसे विवान कोई पर्दा उठा रहा हो, न कि कार का दरवाजा खोल रहा हो। हालांकि सन्या हैरान थी, लेकिन वह पहले ही विवान के कई कामों से हैरान हो चुकी थी। अगर तुम मुझे बचाने में देरी न करते तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे मिस करती? सन्या ने नाराजगी भरे चेहरे के साथ जवाब दिया, लेकिन फिर भी वह मुस्कुरा रही थी क्योंकि वह जानती थी कि विवान बस माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहा था। अरे, तुम मुझे दोष नहीं दे सकती। आखिरकार तुम खुद कहीं चली गई और किसी और ने तुम्हारा अपहरण कर लिया। और ऐसा लगता है कि तुम्हारा अपहरण होने का एक ट्रेंड है। विवान ने मजाक करते हुए कहा और दूसरी ओर का दरवाजा खोल दिया।
इसके बारे में सोचते हुए विवान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। आखिरकार पहली बार जब सन्या का अपहरण हुआ था वह वही समय था जब वे दोनों साथ थे। दूसरी बार ये हर्ष का गिरोह था और अब उसका अपहरण फिर से छाया संगठन ने किया था। ये बार बार दोहराया जा रहा था। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे इन अपहरणों का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। सन्या ने विवान पर तंज कसा। विवान केवल सिर हिला सका क्योंकि वह जानता था कि सन्या ने जो कहा वह सच था। आखिरकार पहली बार ये केवल इसलिए हुआ था क्योंकि विवान ने चटर्जी परिवार की योजनाओं को बर्बाद कर दिया था, जिसके कारण उन्होंने सन्या का अपहरण करने का फैसला किया था। दूसरी बार यह इसलिए था क्योंकि हर्ष ने देखा था कि विवान और दीपिका एक दूसरे के करीब थे। इसके अलावा विवान न केवल दीपिका को अपनी मंगेतर के रूप में संतुष्ट था, बल्कि वह सन्या के भी करीब जा रहा था, जो इस बात से बिल्कुल परेशान नहीं लगती थी कि वह उसके पीछे था। हालांकि उसके पास पहले से ही एक मंगेतर थी जो उसकी दोस्त भी थी। चूंकि वह धीरे खेलने के कारण कुछ भी खोना नहीं चाहता था, हर्ष ने सन्या का अपहरण करने का फैसला किया और यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वह उसकी हो। लेकिन अंत में वह सलाखों के पीछे पहुंच गया और इस बार उसका अपहरण फिर से केवल विवान की वजह से हुआ था। आखिरकार जैस्पर ने सोचा था कि शायद विवान के पास कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिसका उपयोग वह श्रेयंका को हासिल करने के लिए कर सकता था। इसके अलावा छाया संगठन को विवान से बात करने की जरूरत थी। इस कारण से उन्हें उसे वहां चाहिए था और जैस्पर ने सोचा था कि यह सबसे आसान तरीका था जिसका उपयोग वह विवान को वहां लाने के लिए कर सकता था। फिर भी सन्या को इस बार विवान की प्रतिक्रिया की परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसने इस मौके का फायदा उठाकर आसपास को देखा। कार का आंतरिक भाग विलासिता और आधुनिकता का एकदम सही सम्मिलन प्रकट करता था। केबिन उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों से सजा हुआ था, जैसे कि नर्म चमड़ा और ब्रश्ड एल्यूमिनियम उच्चारण, जो परिष्कार और शोधन की एक हवा प्रदान करते थे। ड्राइवर केंद्रित कॉकपिट, जिसमें सहज नियंत्रणों और एक उन्नत इंफोटेनमेंट सिस्टम की एक श्रृंखला थी, हर कमांड को हाथ की पहुंच में आराम से रखती थी। आरामदायक और सहायक सीटें उसके शरीर को गले लगाती थीं, इसे वैभव में ढक देती थीं। केबिन में विशालता की उदार भावना थी, जबकि जटिल सिलाई और विवरण पर सावधानीपूर्वक ध्यान ने आंतरिक को शिल्प कौशल के एक नए स्तर तक ऊंचा उठाया था। क्या तुम अभी तक कार की तारीफ करना खत्म कर चुकी हो? विवान ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरे पास क्या विकल्प है? यह मेरे मंगेतर की कार है और मेरे पास इसे तारीफ करते रहने के अलावा कोई चारा नहीं है। आखिरकार ये ज्यादा समय नहीं होगा जब यह मेरी हो जाएगी। सन्या ने जवाब दिया। तुम किस लंबे समय की बात कर रही हो? चूंकि तुम पहले से ही कार की तारीफ कर रही हो, अगर तुम इसे चलाना चाहती हो तो तुम बस ऐसा कर सकती हो। मेरी कार तुम्हारी कार भी है, विवान ने जवाब दिया। ये पुष्टि करने के बाद कि सामंथा और श्रेयंका दोनों पहले से ही कार की पीछे की सीटों पर बैठ चुकी थीं, विवान ने ड्राइविंग शुरू कर दी। इस कार की ड्राइविंग प्रक्रिया उतनी जटिल नहीं थी जितनी दिखती थी। वास्तव में यह अन्य कारों की तुलना में शायद बहुत आसान हो सकती थी। ये कार एक ऑटोमेटिक थी, लेकिन इसमें फिर भी मैनुअल विकल्प मौजूद था। जब तक कोई खुद कार को नियंत्रित करना चाहता था, तब तक मैनुअल विकल्प भी था। इसके अलावा ये कार एक हवाई जहाज की तरह थी। इसमें भी ऑटोमेटिक ड्राइव मोड था। पहले विवान ने कहा था कि लगभग 2 घंटे बाद इसे छाया संगठन के सामने के गेट तक चलाया जाना था। बेशक हवाई जहाज के विपरीत, जो तब तक चल सकता था जब तक वह एक निश्चित ऊंचाई पर था और उसके रास्ते में कोई बाधा नहीं थी और ईंधन ठीक था, ये कार पूरी तरह से अलग थी। इसमें एक नक्शा था और जब तक विवान एक निश्चित स्थान पर फैसला करता था, तब तक कार वहां तक चलाई जाती थी और अगर यह वहां पहुंच जाती थी तो ये वहां रुक जाती थी। कार का एक और फायदा जो सिर्फ इसे देखने से नहीं पता चलता था, वह यह था कि इसमें अविश्वसनीय सुरक्षा थी और इसके अलावा यह अल्ट्रालाइट थी। कार बनाने में इस्तेमाल की गई सामग्री ऐसी थी जिसे विवान ने पहले कभी न देखा था और न ही सुना था। जैसे ही कार आगे बढ़ने लगी, सन्या हैरान रह गई। उसने पहले ही कार के पीछे डुअल एग्जॉस्ट देखे थे। उसने उम्मीद की थी कि बाकी डुअल एग्जॉस्ट वाली कारों की तरह ये कार भी चलते समय तेज आवाज करेगी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इस कार का इंजन शांत था। जैसे ही ये चली, रास्ते में गुजरते पेड़ों को छोड़कर सन्या को यह भी नहीं पता चलता कि कार चल रही थी। इसके अलावा हालांकि वे ऑफ रोड इलाके में ड्राइव कर रहे थे, फिर भी कार को चलने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक सपाट सतह पर ड्राइव कर रहे हों। और जैसे जैसे कार आगे बढ़ती रही, इसकी गति तेजी से बढ़ गई और देखते ही देखते आसपास के पेड़ धुंधले हो गए क्योंकि कार चलती रही। शुक्र है कार की सभी खिड़कियां बंद थीं, वरना कार में घुसने वाली हवा की मात्रा पहले ही किसी का दम घोंट देती। एलिप्सिस। जब ये सब चल रहा था, ग्लेज होटल में एक बैठक हो रही थी। बेशक
ये भी एक निजी कमरा था जिसे युवाओं के एक समूह ने लिया था। हर एक ने स्मार्ट तरीके से कपड़े पहने हुए थे। उनके द्वारा उत्सर्जित आभा से ही स्पष्ट था कि वे सभी अमीर परिवारों से थे। इस शानदार कमरे में शानदार चित्र, महंगे चमड़े के सोफे, शहर की ओर फर्श से छत तक की कांच की खिड़कियां, जिनकी खासियत ये थी कि बाहर से अंदर का कुछ नहीं दिखता था, ये संकेत देती थी कि इस कमरे को लेने की कीमत कम नहीं थी। और अगर ग्लेज होटल वर्तमान में अपने सामानों और सेवाओं पर 50% छूट की पेशकश न कर रहा होता, तो ये निश्चित था कि बहुत कम लोग ही ऐसा कमरा ले सकते थे। वर्तमान में कमरे में मौजूद बड़ी मेज पर कई स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे। समुद्री भोजन से लेकर बीफ, सब्जियां और इत्यादि सभी को होटल के सबसे अनुभवी शेफों ने पकाया था। इसके अलावा ये सभी विवान द्वारा हाल ही में पेश की गई रेसिपीज का उपयोग करके तैयार किए गए थे। तो ये भी महंगे थे और केवल विवान द्वारा दी गई 50% छूट के कारण ही ये किफ़ायती थे। लेकिन फिर भी कमरे में मौजूद उदास माहौल स्वादिष्ट भोजन की खुशबू से प्रभावित नहीं हुआ था। माहौल का स्रोत निश्चित रूप से यहाँ मौजूद युवा थे। हर एक के चेहरे पर उदासी भरी अभिव्यक्ति थी। संक्षेप में, उनमें से कोई भी सामने रखे स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेने के मूड में नहीं था। अगर ये पहले की बात होती तो शायद ये युवा इस समय बहस कर रहे होते। आखिरकार वे अलग अलग परिवारों से आए थे और हमेशा एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करते थे। ये देखते हुए कि इस कमरे में दोनों लिंगों का मिश्रण था, तो शायद कुछ युवा मास्टर पहले ही अपनी क्रश के सामने दिखावा शुरू कर चुके होते। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आप बस ऐसे ही हार मान लेने वाले हैं? मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस समय आखिरकार एक युवा ने बोलना शुरू किया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हम पहले ही हार चुके हैं, और अगर हम यहाँ वहाँ चिल्लाते हुए घूमे कि हम हारे नहीं हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक छोटे सुनहरे बालों वाले ने जवाब दिया। अगर तुम हार मानना चाहते हो तो मान लो। तुम यहाँ से चले भी जा सकते हो, क्योंकि तुम बस यहाँ की हवा को खराब कर रहे हो। जो लोग इस मामले का हल ढूंढना चाहते हैं, उन्हें यहाँ रहने दो। एक अन्य युवक ने तंज कसा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं हमारी हार से खुश हूँ? ये बस इसलिए है क्योंकि मैं हारा हुआ नहीं हूँ। मैं हमेशा स्वीकार करता हूँ अगर मैं हार गया हूँ और मेरे पास क्षमता नहीं है। छोटे सुनहरे बालों वाले ने गुस्से से कहा। अगर यह बात न होती कि वर्तमान में दोनों एक ही पक्ष में थे, तो वे पहले ही लड़ाई शुरू कर चुके होते। क्या आप लोग अब चुप रहेंगे? हम पहले ही हार चुके हैं और हमें उन मूर्खों को चुप करने का तरीका ढूंढना चाहिए। तो आपस में लड़ने से क्या फायदा? इससे कुछ हल नहीं होने वाला। लाल फिटिंग ड्रेस पहने एक युवती ने कहा। मैं इसका समर्थन करता हूँ। हम उन सभी प्रतियोगिताओं में हार चुके हैं जिनमें हमने हिस्सा लिया था। तो हमें एक ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे हम उन्हें कम से कम एक बार हरा सकें, इससे पहले कि वे हमारे देश से जाएं। काले बालों वाले एक युवक ने कहा। अगर विवान और सन्या यहाँ होते तो वे पहले ही पहचान गए होते कि यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लूथर था। बाकी सभी की तरह वह भी उन युवा मास्टर्स में से था जिन्होंने युवा सम्मेलन में हिस्सा लिया था। यह ऐसा कुछ होना चाहिए था जो केवल एक दिन के लिए भोज और उस दौरान छोटी मोटी तुलनाओं के लिए होता। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अताती राष्ट्र से आए युवाओं ने एक सुझाव दिया। वे चाहते थे कि युवा सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी देश विभिन्न गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा करें। इस बार भाग लेने वाले देशों की संख्या 5 थी, और चूंकि प्रतियोगिता अजीमा में आयोजित हो रही थी, लूथर और बाकियों ने सोचा था कि चूंकि यह उनका घरेलू मैदान है, उन्हें सबसे अच्छा प्रभाव देना चाहिए और कई प्रतियोगिताएं जीतनी चाहिए। लेकिन अंत में उन्होंने एक भी नहीं जीती। उन्होंने सॉकर, टेनिस, बास्केटबॉल और कार रेसिंग में हिस्सा लिया था, लेकिन हर बार अजीमा आखिरी स्थान पर रहा। बेशक सॉकर जैसे खेल के लिए ये कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने केवल 30 मिनट तक खेलने का फैसला किया था। 30 मिनट बाद अगर ड्रॉ होता तो वे पेनल्टी की ओर बढ़ते। आश्चर्यजनक रूप से सभी 4 मैचों में अजीमा एक भी नहीं जीत सका, यहाँ तक कि ड्रॉ भी नहीं हुआ। यह न केवल उनके लिए बल्कि देश की प्रतिष्ठा के लिए भी शर्मिंदगी थी। लेकिन बेशक इन युवाओं को देश की ज्यादा परवाह नहीं थी। उनके लिए उनकी प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा मायने रखती थी। टेनिस, बास्केटबॉल, कार रेसिंग वगैरह वे सभी में हार गए थे। चूंकि यह युवा खुद ही भाग ले रहे थे, उनमें से ज्यादातर अपनी सुखवादी प्रकृति में डूबे हुए थे। वे अतुलनीय रूप से कमजोर थे, केवल कुछ ही प्रतिस्पर्धा दे सकते थे। लेकिन फिर भी उनमें से हर एक हार गया। हालांकि वे कार रेसिंग में दूसरा आखिरी स्थान तक पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी यह अभी भी शर्मनाक था। और बेशक चूंकि वे अमीर परिवारों के युवा वारिस थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से दांव लगाया था, और इस पूरे समय वे पहले ही बहुत कुछ हार चुके थे। अब केवल एक प्रतियोगिता बाकी थी, और यह उनके ऊपर था कि वे तय करें कि वे किस में प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं। वे कुछ भी तय कर सकते थे, बशर्ते यह उनकी प्रतिभा और क्षमताओं पर निर्भर हो।
लेकिन फिर भी वे पहले ही बहुत कुछ हार चुके थे। इन सब बेकार बातों के बारे में बात करने के बजाय हम ये क्यों न तय करें कि हम उन्हें किस प्रतियोगिता में हराने वाले हैं। मैं संगीत के लिए वोट देता हूँ। आइए प्रतिस्पर्धा करें कि पियानो कौन सबसे अच्छा बजा सकता है। एक युवा ने सुझाव दिया। कैसा संगीत? तुम सिर्फ इसलिए ऐसा सोच रहे हो क्योंकि तुम संगीत के दीवाने हो। लेकिन फिर भी क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन फ्रीक्स को संगीत में हरा सकते हो? ये पूरी तरह से असंभव है, ये देखते हुए कि वर्तमान में संगीत में सबसे अच्छा युवा जिसका पहले उल्लेख हुआ था अताती राष्ट्र से है, और अगर मुझे सही याद है तो वह भी यहाँ आई है। एक अन्य ने इनकार किया। कमरे में सन्नाटा छा गया क्योंकि हर कोई यह सोचने लगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन जितना कठिन वे इसके बारे में सोचते, उन्हें कोई ऐसा समाधान नहीं मिला जो उन्हें उचित लगे। चाहे वे किसी भी क्षेत्र के बारे में सोचें, ये सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि वे उसमें सबसे अच्छे हैं, उन्हें पता चलता था कि वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनसे कहीं बेहतर है, और वह व्यक्ति उनकी टीम में नहीं था। इसका मतलब था कि जिस क्षण वे उस प्रतियोगिता पर फैसला करते, वे हारने के लिए बाध्य थे। इसके अलावा चूंकि वे प्रतियोगिताओं के लिए तैयार नहीं थे, सब कुछ बहुत अचानक था। दूसरी तरफ के विपरीत, जिन्होंने पहले से ही कई प्रतिभाओं को लाया था, भले ही वे अपने देशों के शीर्ष स्तर के नहीं थे, चूंकि इस समूह के पास सबूत नहीं था तो वे कुछ भी नहीं कह सकते थे। दूसरा पक्ष नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहा था, अगर कोई नियम थे भी। जिन लोगों को वे लाए थे वे उनके विशिष्ट देशों से थे, बस इतना था कि अजीमा के विपरीत, जिसने केवल अमीर वारिसों को लाया था, दूसरी तरफ प्रतिभाएं लाई थीं। इस तथ्य से कि आए हुए चारों देशों ने अपनी प्रतिभाएं लाई थीं, ये स्पष्ट था कि उन्होंने आने से पहले आपस में बातचीत की थी, लेकिन उन्होंने अजीमा को इसके बारे में सूचित नहीं किया था। क्यों न हम बस वोटिंग कर लें? ये चुप रहने से तो बेहतर है ना? एक युवा ने सवाल उठाया। बाकियों ने इसके बारे में सोचा, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया कि वे वोटिंग कैसे करेंगे। आखिरकार जिन इवेंट्स में वे भाग ले सकते थे वे कम नहीं थे, और अगर वे किसी चीज के लिए वोट करना चाहते थे तो उन्हें यह तय करना था कि वे किस पर वोट करेंगे। क्यों न हर कोई एक सुझाव दे? जिन 3 इवेंट्स को सबसे ज्यादा सुझाव मिलेंगे उन पर हम वोट करेंगे। आप क्या सोचते हैं? लूथर ने समूह की ओर देखते हुए पूछा। मौजूद सभी की आंखें चमक उठी क्योंकि उन्हें लगा कि यह एक अच्छा विचार है। तो एक एक करके उन्होंने सुझाव देना शुरू कर दिया कि समूह को किसमें भाग लेना चाहिए। अगर ये पहले से तय न होता कि युवा सम्मेलन में मौजूद लोग ही इवेंट्स में भाग लेंगे तो लूथर और बाकी पहले ही प्रतिभाओं की तलाश में निकल चुके होते। और बेशक चूंकि यह एक साजिश थी, उनके पास कुछ करने की गुंजाइश नहीं थी क्योंकि वे इस साजिश के शिकार थे। वे केवल खुद पर निर्भर कर सकते थे, ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हुए कि वे कम से कम कुछ जीतें। सुझावों के एक दौर के बाद आखिरकार 3 इवेंट्स तय किए गए। पहला था संगीत और चुना गया वाद्य यंत्र गिटार था। दूसरा था घुड़दौड़ और आखिरकार उन्होंने वीडियो गेम्स पर फैसला किया। अब 3 इवेंट्स चुन लिए गए हैं, हमें फिर से वोट करना होगा और ये तय करना होगा कि हम इन तीनों में से किस इवेंट में भाग लेने वाले हैं। लूथर ने उत्साह से कहा। क्या तुम्हें यकीन है लूथर? आखिरकार मुझे नहीं लगता कि हम इन इवेंट्स में दूसरी राष्ट्रों को हरा सकते हैं। हमारे द्वारा चुने गए हर इवेंट में उनकी तरफ कोई ऐसा है जो हमसे कहीं बेहतर है। आकर्षक चेहरे वाली एक युवती ने चिंता भरी आंखों से पूछा। पहले उसने अपनी बहन से वादा किया था कि वे बाकी युवाओं को शर्मिंदा करेंगे, लेकिन अंत में वे ही थे जो अपनी प्रतिष्ठा पूरी तरह से खोने की कगार पर थे। भले ही दूसरी तरफ पहले से ही धोखा दे चुकी थी, लेकिन हार जाने के बाद इसके बारे में बात करने का क्या मतलब था? जो इसे सुनेंगे वे बस यही कहेंगे कि वे हारे हुए हैं। भले ही हमारे पास इन चुने हुए इवेंट्स में मास्टर न हो, कम से कम हमारे पास कोई ऐसा है जो उनमें अच्छा है, बजाय सॉकर जैसे कुछ के जिसमें हम में से ज्यादातर को खेलना भी नहीं आता था। इसके अलावा वह सिर्फ पुरुषों के पक्ष में था, लेकिन इस बार सभी लिंगों के लोग भाग ले सकते हैं। लूथर ने शांति से जवाब दिया। हालांकि वह अपने चेहरे पर यह नहीं दिखा रहा था, लेकिन वह घबरा रहा था। आखिरकार इस इवेंट के परिणाम का मामला उसके परिवार की प्रतिष्ठा, लाभ और नुकसान से भी जुड़ा था। अगर उसके परिवार की प्रतिष्ठा खराब हुई और उन्हें भारी नुकसान हुआ तो लिंकन परिवार इसका फायदा उठाने वाला था। चूंकि वे प्रतिभागियों में शामिल नहीं थे, उन्हें लाभ हो सकता था। यही कारण था कि वह ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा था कि सब कुछ ठीक चले। यहाँ सफलता का मतलब था कि वह भी सफल हुआ। दिन के अंत में वे जो दांव लगा रहे थे, अगर वे जीत गए तो उन्हें बहुत फायदा होने वाला था। एक और बात जो लूथर ने महसूस की थी वह ये थी कि भले ही ये युवा सम्मेलन था, बड़े लोग भी इस मामले में शामिल हो रहे थे। हालांकि यह सिर्फ पर्दे के पीछे था, लेकिन फिर भी वे ही थे जो दांव लगा रहे थे। और बेशक
भले ही उन्होंने युवाओं को दांव लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, वे युवाओं पर सट्टेबाजी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। ये जानकारी उसे अपने पिता से मिली थी। तो उसके पिता पहले ही बहुत कुछ हार चुके थे, और अगर लूथर कुछ ठीक करने के लिए नहीं करता तो जमीन परिवार को लगातार नुकसान उठाना पड़ता। और यह देखते हुए कि उसके पिता ने पहले ही सट्टेबाजी शुरू कर दी थी, वह रास्ते में रुक नहीं सकते थे। उन्हें तब तक जारी रखना था जब तक युवा सम्मेलन इवेंट खत्म न हो जाए। ठीक है, फिर जो संगीत के लिए वोट कर रहे हैं कृपया अपने हाथ उठाएं। एक अन्य युवक खड़ा हुआ और बोला। वह मौजूद युवाओं का अनौपचारिक राजा था। अब तक वह चुप रहा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले में क्या कहना चाहिए। लेकिन अब जब चीजें सही दिशा में जा रही थीं, उसने सोचा कि शायद उसे आगे बढ़कर नेतृत्व करना चाहिए। किसी ने भी उसके नेतृत्व करने के फैसले का विरोध नहीं किया। तो जिन्होंने संगीत का समर्थन किया उन्होंने अपने हाथ उठाए। वर्तमान में कमरे में 30 युवाओं का समूह था। ये संख्या उन्होंने तय की थी। भले ही इवेंट में और युवा शामिल थे, लेकिन प्रतिस्पर्धा करने वाले ये 30 ही थे। 30 में से संगीत का समर्थन करने वाले केवल 5 थे। यह अपेक्षित था क्योंकि जिन्होंने संगीत का सुझाव दिया था वे 3 इवेंट सुझाने वालों में सबसे कम थे। उसके बाद अगला आया घुड़दौड़, और आश्चर्यजनक रूप से घुड़दौड़ का समर्थन करने वालों की संख्या भी 5 थी। फिर वीडियो गेम्स, संयोग से या नहीं, इस इवेंट का समर्थन करने वालों की संख्या भी 5 थी। इसका मतलब था कि कुल 30 युवाओं में से केवल 15 ने ही वोटिंग में भाग लिया था। आप लोगों को क्या हो गया है? हम यहाँ गंभीर चीज के लिए वोटिंग कर रहे हैं। फिर भी आप लोग यह भी तय नहीं कर रहे कि हमें किस इवेंट में भाग लेना चाहिए। लूथर ने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा। अगर तीनों में से कोई एक इवेंट ऐसा होता जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले होते तो वे उस पर फैसला कर लेते, भले ही यह 15 लोगों ने वोटिंग में हिस्सा न लिया हो। लेकिन अब ये पूरी तरह से अलग था। तीनों इवेंट्स बराबर पर थे और वे ये तय नहीं कर पा रहे थे कि किसमें भाग लेना है। तो जिन 15 ने पहले ही वोट कर दिया था वे उन 15 की ओर देखने लगे जिन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया था। वे उनके फैसले का इंतजार कर रहे थे। कैसी वोटिंग की बकवास की बात कर रहे हो? हम वोट नहीं करना चाहते बस इसलिए क्योंकि हम इन इवेंट्स में भाग नहीं लेना चाहते। तो हमने यह मामला आप पर छोड़ दिया, लेकिन आप भी तय नहीं कर पाए। एक युवक ने कहा। इस लड़के का शरीर मोटा था और उसका कद बड़ा था, लेकिन फिर भी उसे कम नहीं आंकना चाहिए था क्योंकि न केवल वह अपने आकार के लिए तेज था बल्कि वह अविश्वसनीय रूप से मजबूत भी था। यही कारण था कि उसे इवेंट में भाग लेने के लिए चुना गया था। जब उस मोटे ने ऐसा कहा तो लूथर का चेहरा फिर से बदल गया। वह इस मोटे को अच्छी तरह से जानता था। ये वह व्यक्ति था जो हमेशा लिंकन परिवार के पक्ष में रहता था, और कम से कम कहें तो वह क्लिंटन का सबसे अच्छा दोस्त था। इस तथ्य से कि ये लड़का इवेंट का समर्थन नहीं कर रहा था और यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा था कि वे असफल हों, लूथर पहले ही समझ गया था कि यह लिंकन परिवार द्वारा व्यवस्थित एक योजना थी। वर्तमान में लूथर को यकीन था कि कमरे में कोई भी ये नहीं जानता था कि बड़े लोग, उनके अपने माता पिता और रिश्तेदार, उन पर सट्टा लगा रहे थे। और वे निश्चित रूप से $100 जैसी छोटी राशि पर सट्टा नहीं लगा रहे थे। इसके बजाय वे बड़ा दांव लगा रहे थे, उदाहरण के लिए किसी कंपनी के 2% शेयर। भले ही 2% शेयर छोटे लगें, लेकिन कंपनी का आकार छोटा नहीं था। ये देखते हुए कि यहाँ मौजूद सभी लोग अजीमा में प्रसिद्ध सबसे अमीर परिवारों से थे, ये स्पष्ट था कि उनके परिवार छोटी कंपनियां नहीं चलाते थे। फेलिक्स, तुम क्या कह रहे हो? हम यहाँ गंभीर मामलों की बात कर रहे हैं। अगर हम तय नहीं करते तो हम हार जाएंगे। न केवल हम अपनी प्रतिष्ठा खो देंगे बल्कि उससे भी ज्यादा खो देंगे। लूथर ने ठंडी आवाज में कहा। अगर तुम सहयोग के बारे में जानते होते तो मेरे न होने पर तुमने क्लिंटन से निपटा नहीं होता। फेलिक्स ने तंज कसते हुए जवाब दिया। और जहां तक आपके साथ सहयोग न करने की बात है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते। बस इतना है कि आप लोगों ने जो इवेंट्स चुने हैं वे हमें पसंद नहीं हैं। अगर कोई और हो तो शायद हम वोट कर सकें। फेलिक्स ने आगे कहा। और जहां तक आपके साथ सहयोग न करने की बात है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते। बस इतना है कि आप लोगों ने जो इवेंट्स चुने हैं वे हमें पसंद नहीं हैं। अगर कोई और हो तो शायद हम वोट कर सकें। फेलिक्स ने जारी रखा। कमरे में मौजूद हर कोई उसे चुपचाप देख रहा था। वे पहले से ही जानते थे कि फेलिक्स और लूथर एक ही पक्ष में नहीं थे, और इसी कारण से वह निश्चित रूप से कुछ भी ऐसा करने वाला था जो लूथर जो चाहता था उसके विपरीत हो। लेकिन एक समस्या थी। यह मामला न केवल लूथर से संबंधित था बल्कि बाकियों से भी था। तो उन्हें विश्वास नहीं था कि फेलिक्स इस मौके का इस्तेमाल लूथर को दबाने के लिए करेगा, अपनी खुद की प्रतिष्ठा की कीमत पर। फेलिक्स, हम समझ सकते हैं कि तुम और लूथर एक ही पक्ष में नहीं हो।
लेकिन तुम्हें ये जानना होगा कि यह सिर्फ तुम दोनों का मामला नहीं है। ये हमारे अपने देश का मामला है। और भले ही तुम्हें देश की परवाह न हो, तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा की तो परवाह करनी होगी। इस समय युवाओं का अनौपचारिक राजा बोला, और अगर तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें भी नहीं है। तो क्या तुम लूथर से निपटने का कोई और मौका ढूंढ सकते हो बजाय इस इवेंट को चुनने के? उसने आगे कहा। फेलिक्स ने उस युवक को देखा और बस हंस दिया। अगले ही पल उसने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, क्या तुमने सुना कि मैंने कहा कि मुझे अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं है? मैंने बस कहा कि मुझे आपके चुने हुए इवेंट से सहमति नहीं है। तो आपको बस एक ऐसा चुनना है जिस पर हम सहमत हों, ताकि हम उस पर वोट कर सकें। तुम इतने असभ्य तरीके से बात करने से अनौपचारिक राजा गुस्से से भर गया। उसे हमेशा इस युवा समूह से मिलने वाले सम्मान की आदत हो गई थी। फेलिक्स भी इसका अपवाद नहीं था, लेकिन अब वह उससे ऐसे बात कर रहा था जैसे वह उसका अधीनस्थ हो। और शीर्ष पर बैठने की आदत पर जाने के बाद ये युवक जमीन पर गिरना स्वीकार नहीं कर सकता था। मैं क्या, तुम सोचते हो कि सिर्फ इसलिए कि हम तुम्हारा सम्मान करते हैं और सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा परिवार हमारे से थोड़ा बेहतर है, तुम हमें नियंत्रित कर सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। फेलिक्स ने हाथ हिलाकर तिरस्कारपूर्वक जवाब दिया। युवक गुस्से से भर गया। अगर संभव होता तो वह वास्तव में फेलिक्स से निपटना चाहता, लेकिन वह अपनी सीमाओं को बहुत अच्छी तरह जानता था। भले ही ये सच था कि वह फेलिक्स से नाराज था, लेकिन वह व्यक्तिगत रूप से कोई कार्रवाई करने वाला नहीं था। फेलिक्स उससे कहीं ज्यादा मजबूत था, और अगर दोनों के बीच हाथापाई हुई तो हारने वाला वह ही होता। तो उसे फेलिक्स से निपटने का कोई और तरीका ढूंढना था। शांत हो जाओ जेम्स, बहस को और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमें अब समाधान ढूंढना होगा, क्योंकि इवेंट का समय करीब आ रहा है। हल्के मेकअप वाली एक छोटे बालों वाली युवती ने अनौपचारिक राजा को खींचते हुए कहा। जेम्स ने सोचा कि वह जो कह रही थी वह सही था। आखिरकार वर्तमान में उनके पास निपटने के लिए केवल यही था कि मामले का समाधान ढूंढा जाए। जहां तक फेलिक्स से निपटने की बात थी वह बाद में देखा जाएगा। फेलिक्स, क्या तुम्हें पता है कि अगर हम हार गए तो तुम बहुत कुछ हार जाओगे? और वास्तव में तुम पहले ही बहुत कुछ हार चुके हो। लूथर ने आंखें सिकुड़ते हुए फेलिक्स की ओर देखते हुए कहा, कुछ धमकियां मुझ पर काम नहीं करती। तो मुझे यह मत कहने की कोशिश करो कि मैं अपनी प्रतिष्ठा खो दूंगा वगैरह। अगर हम मेरी सहमति वाली चीज पर सहमत नहीं होते तो ये मत सोचो कि मैं तुमसे सहमत हो जाऊंगा। फेलिक्स ने अपने चेहरे पर एक आत्ममुग्ध अभिव्यक्ति के साथ जवाब दिया। उसने पहले ही चुने गए 14 लोगों का नियंत्रण हासिल कर लिया था। उसने इसके लिए पहले से ही व्यवस्था कर ली थी, और इसी कारण से वह जो कुछ भी कहेगा ये 14 उसका समर्थन करेंगे। तो जब तक वह सहमत नहीं होता तब तक समूह का आधा हिस्सा इस मामले से असहमत रहेगा। और अगर ऐसा था तो कोई प्रगति नहीं होगी। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी प्रतिष्ठा खोने की परवाह है? मुझे परवाह नहीं कि तुम अपनी प्रतिष्ठा खोते हो या नहीं। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, अपने पिता को फोन करो और पूछो कि तुमने कितना खोया है। लूथर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। यह उन कुछ मौकों में से एक था जब वह अपना आपा खो देता था। यहाँ मौजूद बाकी सभी की तरह वे युवा थे जो अपने परिवारों के वारिस होने वाले थे या अपने बड़े भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करते थे। दूसरी ओर लूथर वह था जो परिवार का व्यवसाय संभालने वाला था। इसी कारण से वह उन्हें अपने संभालने से पहले ही धहने देने के लिए सहमत नहीं होने वाला था। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई स्क्रू ढीला है? शायद मैं उसे कसने में तुम्हारी मदद कर सकूं। फेलिक्स ने क्रूर अभिव्यक्ति के साथ कहा, क्योंकि वह लूथर की ओर बढ़ने लगा। क्या अब तुम दिमाग से मुझसे निपट नहीं सकते तो शारीरिक रूप से जाना चाहते हो? अगर तुमने मेरे एक भी बाल को छुआ तो बेहतर होगा कि तुम कल कोर्ट में तैयार रहो। लूथर ने कहा, एक कदम भी पीछे नहीं हटते हुए। जब लूथर ने कोर्ट का जिक्र किया तभी फेलिक्स ने प्रतिक्रिया दी। वह भी जानता था कि अगर वह शारीरिक रूप से आगे बढ़ा तो वह अपने परिवार के लिए मुसीबत पैदा करने वाला था। भले ही उसके पास वर्तमान में कमरे में सबसे ज्यादा समर्थन था, लूथर के पास भी कोई था जो उसका समर्थन करता था। तो अगर उसने कुछ ऐसा किया जो निशान छोड़ जाए तो लूथर का परिवार इस मौके का इस्तेमाल उसके परिवार को झटका देने के लिए कर सकता था, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। तुम नखरे क्यों कर रहे हो? तुम लड़ नहीं सकते और सिर्फ दूसरों पर निर्भर रहते हो। तुम्हें मर्द बनना होगा और अपनी समस्याओं को अपने हाथों से हल करना होगा। फेलिक्स ने असंतोष से कहा। फेलिक्स, तुम्हें ये अभी रोक देना चाहिए। हम आज यहाँ तुम दोनों के बीच के मामले से निपटने नहीं आए हैं। हमें ये चर्चा करनी है कि हमें क्या करना चाहिए, बजाय बहस जारी रखने के। जेम्स ने फिर से कहा। फेलिक्स ने तंज कसा और अपनी सीट पर वापस चला गया।
भले ही ये सच था कि वह लूथर के लिए चीजें मुश्किल करने की कोशिश कर रहा था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह खुद भी नुकसान सहने को तैयार था। बस इतना था कि वह इस बात से बहुत नाराज था कि लूथर क्लिंटन को अपहरण करने में शामिल था। बस इतना था कि इस मामले की ओर इशारा करने वाला कोई सबूत नहीं था। चूंकि उसने पहले क्लिंटन से बात की थी, उसे इस मामले के बारे में पता था, तो वह लूथर के खिलाफ बड़ी नाराजगी रखता था, और जब तक वह उससे निपट नहीं लेता, वह शांत नहीं होने वाला था। ये देखकर कि फेलिक्स आखिरकार शांत हो गया, जेम्स ने गहरी सांस ली और लूथर की ओर देखकर पूछा, तुम किस तरह के नुकसान की बात कर रहे थे? लूथर एक पल के लिए झिझका, लेकिन जब उसने देखा कि फेलिक्स उसे उपहास भरी नजरों से देख रहा था, तो उसके पास सच बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। मामले की सच्चाई यह है कि हम अकेले नहीं हैं जो उन इवेंट्स पर दांव लगा रहे हैं जिनमें हम भाग ले रहे हैं। बाकी बारों के विपरीत हमारे माता पिता भी इसमें शामिल हैं। और चूंकि हम लगातार हारते जा रहे हैं, हमारे परिवार पहले ही बहुत कुछ हार चुके हैं। लूथर ने कहा, उसे मिल रही उत्सुक और संदिग्ध नजरों की परवाह किए बिना उसने आगे कहा, यह कुछ ऐसा था जो गुप्त रखा जाना चाहिए था, लेकिन मैंने इसे अपने पिता से सुना। वह मेरी माँ से उन नुकसानों के बारे में बात कर रहे थे जो वे पहले ही सह चुके हैं, और अगर हम एक भी नहीं जीते तो इस बार के नुकसान बहुत बड़े होंगे। और जब मैं कहता हूं कि नुकसान बहुत बड़े होंगे, तो मेरा मतलब है, चूंकि यह आखिरी दौर होने वाला है, वे बड़ा दांव लगाने वाले हैं। और अगर यह बात न होती कि उन्हें हमें इसके बारे में बताने से मना किया गया है, तो मुझे यकीन है कि हमारे माता पिता हमें पहले ही बता चुके होते कि हमें ये जीतना सुनिश्चित करना है। लूथर ने आगे कहा, वास्तव में उसे ये सारी जानकारी अपने पिता ने बताई थी, लेकिन वह ये तथ्य उजागर नहीं करना चाहता था। आखिरकार फेलिक्स के यहाँ होने के साथ लूथर को यकीन था कि वह इस मौके का इस्तेमाल अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए करेगा। बाकी 4 देशों ने पहले ही शर्तें रख दी थीं कि अगर बड़े लोग युवाओं को उनके कार्यों के महत्व के बारे में बताते हैं तो उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। और बेशक ये सब उन्हें हारने के लिए था। आखिरकार चूंकि वे ये जानकर आए थे कि एक प्रतियोगिता होने वाली है, तो जाहिर है कि वे ये भी जानते थे कि वे सट्टेबाजी में भी हिस्सा लेंगे। तो युवाओं को भी पता था कि वे एक भारी बोझ ढो रहे हैं। यही कारण था कि वे अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे थे कि वे हार न जाएं। तुम्हें पता है, अगर तुम दूसरों को समझाना चाहते थे तो तुम्हें कोई और कारण ढूंढना चाहिए था। तुम्हारा ये कारण हमें बिल्कुल प्रेरित नहीं करता, इसके बजाय ये केवल लोगों को चिंतित करता है। फेलिक्स ने अपने चेहरे पर एक उपहास भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें लगता है कि मैं इस मामले की बात कर रहा हूं, और आप सभी की मेरी ओर देखने वाली अभिव्यक्तियों को देखकर मैं बता सकता हूं कि आप भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। तो क्यों न आप अपने माता पिता से इस बारे में पूछ लें? लूथर ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, लूथर, मुझे पता है कि तुम फेलिक्स से निपटना चाहते हो, लेकिन कृपया यह मजाक करने का समय नहीं है। क्या तुम अभी के लिए इस मामले को छोड़ सकते हो और जो हमें करना है उससे निपट सकते हो? एक युवती ने कहा। लूथर ने भौहें सिकोड़ ली जब उसे एहसास हुआ कि कमरे में कोई भी इस मामले में उसका समर्थन नहीं कर रहा था। वह आगे बोलने ही वाला था कि अचानक जेम्स बोल पड़ा, लूथर, तुम्हें ये जानना होगा कि तुमने जो कुछ कहा है उसमें खामियां हैं। तुम कहते हो कि हमारे माता पिता को हमें इस मामले की जानकारी देने की अनुमति नहीं है, और अगर ऐसा है तो कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे पता चले कि वे हमें बता रहे हैं या नहीं। जेम्स ने कहा। जब उसने लूथर के चेहरे पर हैरानी भरी अभिव्यक्ति देखी तो उसके चेहरे पर निराशा दिखाई दी और वह आगे बोला, और अगर ऐसा है तो अगर हम अपने माता पिता को फोन करते हैं तो हम यह जाहिर कर देंगे कि हमें पहले से ही समझौते के बारे में पता है। उस स्थिति में क्या हमारे परिवारों को इससे और बड़ा नुकसान नहीं होगा? मुझे विश्वास है कि तुम समझ रहे हो कि मेरा क्या मतलब है, ना? लूथर वास्तव में इस मामले को समझाना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अब कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। इसके बजाय वे चुप हो गए थे। पहला समाधान विफल होने के बाद अगले समाधान के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, मैं अपने पिताजी को फोन करके पूछता हूँ। खैर, ऐसा लगता था कि हर कोई उसकी ओर ध्यान देना बंद नहीं कर चुका था। फेलिक्स ने इस मौके का फायदा उठाने का फैसला किया था ताकि लूथर को और दबाया जा सके। अगर उसके पिता को एक फोन कॉल से ये सुनिश्चित हो जाता तो वह ऐसा करने वाला था। उसके लिए यह मायने नहीं रखता था कि लूथर ने जो कहा वह सच था या नहीं। उसके पास दोनों परिणामों से निपटने का फैसला था। जब युवाओं ने देखा कि फेलिक्स कॉल कर रहा था तो किसी ने उसे नहीं रोका। आखिरकार वे सभी इस मामले के बारे में उत्सुक थे कि लूथर ने जो कहा वह सच था या नहीं। बस इतना था कि वे जोखिम लेने को तैयार नहीं थे। भले ही उनमें से ज्यादातर सुखवादी प्रकृति के थे, इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें अपने परिवारों की परवाह नहीं थी।
अगर उनके परिवार ढह गए तो वे अपनी जिंदगी का आनंद कैसे जारी रखते। तो उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि उनके परिवार समृद्ध बने रहें ताकि वे भी अपना आनंद जारी रख सकें। चूंकि वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि हर कोई बातचीत सुने, फेलिक्स ने इसे लाउडस्पीकर पर रखा था। तो जैसे ही कॉल जुड़ा, कमरे में मौजूद हर कोई इसे सुन सकता था। उसी समय किसी कारण से लूथर घबरा गया। भले ही उसे इस मामले के पीछे का कारण यकीन नहीं था, लेकिन उसे एक अशुभ एहसास हो रहा था। और अगर यह बात न होती कि हर कोई कॉल के जुड़ने का इंतजार कर रहा था, तो वह आगे बढ़कर फेलिक्स को कॉल करने से रोक देता। लगभग 1 मिनट तक घंटी बजने के बाद दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो कॉल अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया। नाराज होकर फेलिक्स ने फिर से कॉल किया, लेकिन पहले की तरह परिणाम वही रहे। लूथर को राहत मिली, लेकिन उसी समय उसके दिल में कड़वाहट थी, क्योंकि वह ये सत्यापित नहीं कर सका कि उसने जो कहा वह सच था। इसका मतलब था कि अगर वे किसी समझौते पर नहीं पहुंचे तो वे हारने के लिए बाध्य थे। कम से कम अगर वे किसी फैसले पर पहुंचते तो कम से कम उनकी हारने की संभावना कम हो जाती। मुझे लगता है कि मेरे पिताजी किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में हैं, और ऐसा लगता है कि वह किसी भी समय कॉल नहीं उठाने वाले। फेलिक्स ने अपने चेहरे पर निराशा के साथ कहा, टोटो टूटू लाला, टोटो टूटू लाला, लाला लाला लाला। लेकिन इससे पहले कि वह आगे बोल पाता, उसके फोन की रिंगटोन ने उसे बीच में रोक दिया। और जब उसने कॉलर आईडी देखी तो उसके चेहरे पर उत्साह छा गया। उसने फोन की स्क्रीन को मोड़ा और कमरे में मौजूद सभी को दिखाया। दोस्तों देखो, ऐसा लगता है कि इस बार हमारी किस्मत अच्छी है। मेरे पिताजी मुझे फोन कर रहे हैं। भले ही उसे अपनी रिंगटोन की वजह से सभी की अजीब नजरें मिल रही थीं, फेलिक्स को इसकी परवाह नहीं थी और उसने कॉल रिसीव कर लिया। हाय डैड, मेरे पास आपसे कुछ पूछने के लिए है। जैसे ही उसने कॉल रिसीव किया, उसने अपने पिता को बोलने का मौका भी नहीं दिया और अपने मन की बात कह दी। क्या है? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं एक महत्वपूर्ण मीटिंग में हूं और मेरे पास तुमसे बात करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। तो जल्दी करो। एक मर्दाना गहरी आवाज कमरे में मौजूद सभी तक पहुंची। भले ही वह इसे छिपाने की कोशिश कर रहा था, अगर कोई ध्यान से सुनता तो बता सकता था कि दूसरी तरफ की आवाज काफी चिंतित थी। डैड, मुझे बताया गया कि जिस इवेंट में हम हिस्सा ले रहे हैं वह हमारे परिवार से भी जुड़ा है। क्या ये सच है? क्या आप परिवार की संपत्ति के साथ कुछ पर दांव लगा रहे हैं? फेलिक्स ने खांसते हुए पूछा। अरे, ये तुम्हें किसने बताया? फेलिक्स के पिता ने आश्चर्य से चिल्लाते हुए कहा। यह स्पष्ट था कि उसे इस बारे में पूछे जाने की उम्मीद नहीं थी। हाँ ना। जिस क्षण उसने अपने पिता की प्रतिक्रिया देखी, फेलिक्स का चेहरा बदल गया। वह अकेला नहीं था, क्योंकि कमरे में मौजूद सभी की अभिव्यक्ति में बदलाव आया। भले ही लूथर भी इस बात से खुश था कि ये पहले ही पुष्टि हो गई थी कि वह जो कह रहा था वह सच था, लेकिन वह अभी भी चिंतित था। उसे लग रहा था कि जल्द ही कुछ गलत होने वाला है। दूसरी ओर फेलिक्स, ये जानकर कि लूथर को और दबाने के लिए जिस योजना का वह इस्तेमाल करने वाला था वह विफल हो गई, उसने दूसरी योजना का उपयोग करने का फैसला किया। लूथर ने मुझे ये बताया। उसने कहा कि उसके पिता ने उसे सब कुछ बताया कि क्या हो रहा है। फेलिक्स ने जवाब दिया। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, कमरे में मौजूद सभी ने चौड़ी आंखों से उसकी ओर देखा। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा जवाब देगा। आखिरकार, अभी कुछ समय पहले ही लूथर ने कहा था कि उसने जो कुछ उन्हें बताया वह बस सुना था। लेकिन अब फेलिक्स दावा कर रहा था कि लूथर ने कहा था कि उसे उसके पिता ने बताया था। लूथर इतना गुस्से में था कि उसका चेहरा लाल हो गया था, लेकिन उसी समय उसका दिल धड़कन छोड़ गया था। आखिरकार उसे समझ आ गया कि उसके दिल में चिंता क्यों थी। फेलिक्स स्पष्ट रूप से उसके और उसके परिवार के खिलाफ साजिश रच रहा था। वास्तव में, भले ही फेलिक्स काफी मोटा था, वह मूर्ख नहीं था। उसके लिए क्लिंटन के साथ शामिल होने और अपने परिवार के भविष्य के वारिस होने के लिए यह स्पष्ट था कि वह चतुर था। लूथर आगे बढ़कर फेलिक्स को पीटना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। आखिरकार उसे याद था कि वह फेलिक्स से कहीं कमजोर था। तो अगर उसने उससे लड़ने का फैसला किया तो उसके लिए पिटाई के अलावा कुछ नहीं था। दूसरी ओर फेलिक्स ने अपने चेहरे पर आत्ममुग्ध अभिव्यक्ति के साथ उसकी ओर देखा। उसने उसकी ओर आंख मारी, क्योंकि वह अपने पिता के जवाब को सुन रहा था। ओह, मुझे नहीं पता था कि वह उसे इसके बारे में बताने वाला था। लेकिन ये कुछ ऐसा है जो निषिद्ध है। चूंकि तुम्हें पहले से ही इसके बारे में पता है, मुझे उम्मीद है कि तुम इस मामले को किसी को नहीं बताओगे। इसे गुप्त रखो, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है अगर ये युवा सम्मेलन इवेंट खत्म होने से पहले फैल गया। फेलिक्स के पिता ने जवाब दिया। बेशक, यह सिर्फ एक नाटक था। जिस क्षण उसने जवाब दिया था, उसने पहले ही कई आश्चर्य भरे हाँफने की आवाजें सुन ली थी जो कॉल सुन रहे युवाओं ने निकाली थीं।
तो चूंकि उसे पहले ही पता था कि मामला उजागर हो चुका था, तो उसने इस मौके का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने के लिए भी किया कि वह इसमें शामिल नहीं था। दिन के अंत में वह बस ये दावा कर सकता था कि वह अपने बेटे को चेतावनी दे रहा था कि वह इस खबर को फैलाना जारी न रखे। जहां तक खबर के स्रोत की बात थी, वह नहीं था, और न ही उसका बेटा। इसके बजाय ये लूथर और उसके पिता थे जो इस मामले में फंसने वाले थे। मैं समझ गया डैड, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कड़ी मेहनत करने वाला हूं ताकि हमारा परिवार ज्यादा नुकसान न झेले। फेलिक्स ने कॉल काटने से पहले जवाब दिया। भले ही ये सच था कि वह इस बात से खुश था कि उसने सारा दोष लूथर की ओर मोड़ दिया था, एक और तथ्य ये भी था कि वह भी इस बात से हैरान था कि लूथर सच बोल रहा था। चूंकि ऐसा था, इसका मतलब था कि पहले 4 राउंड में जो नुकसान वे सह चुके थे, उनके परिवारों ने भी 4 लगातार बड़े नुकसान झेले थे। फेलिक्स को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ जब उसने सोचा कि उसका परिवार कितना हार चुका था। लेकिन फिर भी अपने जवाब में उसने जीतने के बारे में कुछ नहीं दावा किया, बल्कि ये कहने की कोशिश की कि वह परिवार को होने वाले नुकसान को कम करने की कोशिश करने वाला था। वह मूर्ख नहीं था, वह खुद पहले ही प्रतियोगिता जीतने की उनकी संभावनाओं के बारे में जानता था। जहां दूसरी तरफ पहले से ही इस मामले के लिए तैयार थी, वे पूरी तरह से असावधान पकड़े गए थे। तो उनके पास झटका सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। वे केवल यही कर सकते थे कि ये सुनिश्चित करें कि वे ज्यादा नुकसान न झेलें। फेलिक्स, तुम इतने नेब्लागोडर कैसे हो सकते हो? अगर मैंने तुम्हें इस मामले की जानकारी न दी होती तो तुम अभी भी अंधेरे में होते। लेकिन अब मैंने तुम्हारी मदद की है, लेकिन तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। लूथर ने फेलिक्स पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखें पहले ही लाल हो चुकी थीं, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह पहले ही बहुत कुछ हार चुका था। आखिरकार वह ये सब अपने परिवार को ज्यादा नुकसान न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए कर रहा था, लेकिन अंत में उसने वास्तव में नुकसान की भूमि में एक और सीधा रास्ता खोल दिया था। वह खुद को दोष देना बंद नहीं कर सकता था। क्या तुमने मुझसे उम्मीद की थी कि मैं अपने पिता को बताऊं कि मैं वह था जिसने उस राज का पता लगाया जो वे छुपा रहे थे? बिल्कुल नहीं, फेलिक्स ने जवाब दिया। उसने गुस्से में भरे लूथर की ओर देखा और जारी रखा, तुम्हें इसके लिए मुझ पर दोष नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले तुमने ही मुझे कहा था कि मुझे अपने पिता से संपर्क करना चाहिए, और चूंकि ऐसा है तो मुझे सच बताना होगा कि तुमने मुझे बताया और तुमने यह अपने पिता से सुना। लूथर ने गुस्से में फेलिक्स की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने स्पष्ट रूप से तुम्हें बताया था कि मैंने अपने पिता और अपनी मां के बीच की बातचीत सुनी। मैंने कब कहा कि मेरे पिता ने मुझे इस बारे में बताया? ओह, क्या तुमने ऐसा कहा? मैं पूरी तरह से भूल गया। ऐसा लगता है कि मैंने अपने पिता को गलत जानकारी दी, लेकिन मैं इसे बदल नहीं सकता क्योंकि मैंने पहले ही उसे बता दिया है और मेरा पिता वर्तमान में एक महत्वपूर्ण बैठक में है, इसलिए मैं उसे फिर से कॉल नहीं कर सकता। फेलिक्स ने अपने कंधे उचकाकर जवाब दिया। इस समय लूथर को ऐसा लग रहा था कि उसे मोटे फेलिक्स को पीट देना चाहिए, लेकिन वह खुद को रोकने में सफल रहा। साथ ही उसने अपने आप को बेवकूफ समझा। वह ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा था कि उसका परिवार ज्यादा नुकसान न उठाए, लेकिन अंत में उसने एक और सीधा रास्ता खोल दिया जिससे परिवार को नुकसान हो सकता था। ये स्पष्ट था कि जो कोई भी इस बारे में राज का खुलासा करेगा उसे बड़ा जुर्माना देना होगा। लेकिन अंत में उसने राज का खुलासा किया और फेलिक्स ने उसे फंसाया। इसलिए अगर दूसरे देशों के लोग यह जान लेते कि उसके पिता ने उसे बताया था कि उन्होंने क्या सहमति बनाई थी, तो ये स्पष्ट था कि वे इसके बारे में कुछ करने जा रहे थे। ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार को गिराने जा रहा हूं। भले ही पिता ने मुझे ये नहीं बताया कि अगर वे इसे खोज लेते हैं तो उन्हें क्या भुगतान करना होगा, फिर भी मुझे यकीन है कि वे काले दिल वाले लोग निश्चित रूप से ये देखने के लिए तरीके खोजेंगे कि कैसे मेरे पिता को गरीब बना दिया जाए। लूथर ने अपने आप से सोचा, ऐसा लगता है कि चाहे जो भी हो, मैं अपने परिवार को होने वाले नुकसान से बच नहीं सकता। हमने पहले ही कई नुकसान उठाए हैं और अब हमें जुर्माना देकर और भी अधिक नुकसान उठाना होगा। लूथर ने अपने आप से सोचा। वह पूरी तरह से अनसुना कर रहा था कि उसके चारों ओर लोग क्या कह रहे थे। भले ही उनमें से कुछ उसके पक्ष में थे, लूथर को उनकी बातों की परवाह नहीं थी। आखिरकार ऐसा कुछ नहीं था जो वे बदल सकें। हालांकि मेरे परिवार ने पहले ही बड़े नुकसान उठाए हैं, फिर भी मेरे पास केवल एक तरीका है जिससे मैं ये सुनिश्चित कर सकूं कि हमारे परिवार को होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके, और वह है अंतिम राउंड जीतने के लिए। अंतिम राउंड जीतने पर अगर मेरे पिता एक उच्च दांव के साथ दांव लगाते हैं तो जब तक हम जीतते हैं तब तक हम जो नुकसान उठाए हैं उसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन केवल एक समस्या है, हमारे पास जीतने के ज्यादा मौके नहीं हैं। फेलिक्स दूसरी ओर लूथर को देख रहा था, जो वहां स्थिर खड़ा था जैसे वह खो गया हो, लेकिन उसे परवाह नहीं थी।
इसके बजाय उसे लगा कि उसने कुछ हासिल किया है। वह और क्लिंटन सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों ने हमेशा बहुत कुछ साझा किया, और जब क्लिंटन मेजेस्टिक और स्विफ्ट हॉर्स रेसिंग ट्रैक्स पर गया था तब वह अपने पिता के साथ बाहर गया था। और जब वह वापस आया तो उसने देखा कि क्लिंटन अस्पताल में था क्योंकि वह लंगड़ा गया था। और लंगड़ाने की स्थिति इतनी गंभीर थी कि देश में मौजूद चिकित्सा तकनीक के स्तर के बावजूद उन्हें क्लिंटन को फिर से उसके पैरों पर लाने का कोई तरीका नहीं था। यह उसे पूरी तरह से गुस्सा दिला गया। और जब उसने सब कुछ के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि यह सब लूथर से संबंधित था। और निश्चित रूप से क्लिंटन को वर्तमान मेजेस्टिक और स्विफ्ट हॉर्स रेसिंग ट्रैक्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। फिर भी उसने सोचा कि शायद फेलिक्स का उपयोग करके वह लूथर से निपट सकता है, जिसने उस समय जश्न मनाया था जब वह पीड़ित था। इसके अलावा चूंकि वे दोनों दोस्त थे, वह फेलिक्स को किसी भी जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं था। चूंकि उसे मेजेस्टिक और स्विफ्ट हॉर्स रेसिंग ट्रैक्स के मालिक की पृष्ठभूमि के बारे में नहीं पता था, वह फेलिक्स को इस मामले में शामिल नहीं करना चाहता था। लोगों, क्यों न हम उस चीज से निपटे जो हम वर्तमान में अनुभव कर रहे हैं। हमें अभी भी ये तय करना है कि हम किस कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं। फेलिक्स ने चुप युवाओं के समूह की ओर देखते हुए कहा। हालांकि यह सच था कि वह लूथर से निपटने के लिए चाहता था, लेकिन वह अपने परिवार को पीड़ित नहीं होने देने के लिए सहमत नहीं था। इसलिए अगर उसके पास ऐसा कोई तरीका था जिससे वह अपने परिवार को होने वाले नुकसान को कम कर सके तो वह इसे जाने नहीं देगा। जब सभी ने उसकी बात सुनी तो उन्होंने उसे आश्चर्य से देखा, लेकिन फिर भी वे अब उस पर भरोसा नहीं कर सकते थे। आखिरकार लूथर ने अभी अभी उनकी मदद की थी, लेकिन फेलिक्स ने उसे एक साधारण दुश्मनी के कारण फंसाने का फैसला किया। तुम लोग क्या देख रहे हो? ऐसा नहीं है कि मैं अजीब भाषा में बात कर रहा हूं, है ना? अगर तुम लोग सच में जीतना चाहते हो तो तुम्हें इस बारे में चर्चा करनी शुरू करनी चाहिए। फेलिक्स ने अपने हाथ को अनदेखा करते हुए कहा। जैसे ही समूह चर्चा करने के लिए आगे बढ़ने वाला था, उन्होंने अचानक देखा कि लूथर दरवाजे की ओर बढ़ रहा है, छोड़ने की योजना बना रहा है। लूथर, तुम कहाँ जा रहे हो? हमने अभी तक इस बारे में चर्चा नहीं की है कि हमें क्या करना है। फेलिक्स के पक्ष में एक युवा ने लूथर पर चिल्लाया। बेशक लूथर ने उसे पूरी तरह से अनसुना कर दिया। इसके बजाय उसने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर चला गया। इस समय उसके मन में पहले से ही एक योजना थी। हा, क्या बेवकूफ है। चूंकि वह छोड़ना चाहता है तो उसे छोड़ने दो। ऐसा नहीं है कि वह अगले कार्यक्रम के लिए इतना महत्वपूर्ण है। वह केवल घुड़दौड़ में अच्छा है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि वह घुड़दौड़ का राजा है। फेलिक्स ने जोर से हंसते हुए कहा। ठीक है फेलिक्स, मुझे उम्मीद है कि तुम इस बार अपने आप को नियंत्रित कर सकोगे। लूथर पहले ही चला गया है, इसलिए हमें एक रणनीति पर आना चाहिए जिसका हम उपयोग करने जा रहे हैं ताकि हम हार न जाएं। यह अब केवल हमारी प्रतिष्ठा का मामला नहीं है, बल्कि हमारे परिवारों का भी। अगर हम हार गए तो हम भिखारी बन सकते हैं। जेम्स ने कहा। एलिप्सिस, आखिरकार मुझे इस खाने का स्वाद याद आ रहा था। 3 दिन तक बंद रहकर केवल एक प्रकार का खाना खाना निश्चित रूप से थकाने वाला था। सान्या ने एक निजी कमरे के अंदर अपने शरीर को खींचते हुए कहा, जबकि उसने विवान की ओर देखा। जब वे पहुंचे, विवान ने उसे ग्लेज होटल में लाया। बेशक यह इस कारण से था कि सान्या यहां आना चाहती थी। उसने कहा कि उसे यहाँ के खाने का स्वाद याद आ रहा था और वह इसका आनंद लेना चाहती थी। बेशक विवान अपने घर में खाना तैयार कर सकता था, लेकिन किसी कारण से सान्या ने इसके लिए सहमति नहीं दी। इसके बजाय उसने कहा कि अगर वह ग्लेज होटल आएगी तो ये कहीं अधिक जीवंत होगा, भले ही वे केवल 2 ही हों। कुछ ऐसा जो विवान नहीं समझ सका, वह केवल सहमत हो गया। आखिरकार उसे इससे कुछ भी खोने वाला नहीं था। मैं बस सोच रहा हूं कि वह सारा खाना कहाँ गया, विवान ने एक आह भरते हुए कहा, जब उसने सान्या की सपाट पेट की ओर देखा। भले ही उसने बहुत सारा खाना खाया हो, उसका पेट 1 इंच भी नहीं निकला। तुम्हें क्या पता, मैं पिछले 3 दिनों से भूखी थी। इसके अलावा जब से मैंने प्रशिक्षण शुरू किया है, मेरी भूख बढ़ गई है। तो तुम्हें मेरी इतनी खाने की आदत पर अजीब क्यों लगता है? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी तरह खाना खाती हूँ, सान्या ने जवाब दिया। जो भी हो, चलो और तुम्हारी माँ से मिलते हैं। मुझे यकीन है कि वह चिंतित हो रही है। जब मैंने तुम्हें लेने के लिए आने से पहले उससे बात की थी तो उसने कहा था कि अगर तुम घर नहीं गई तो हम तुम्हारे और मेरे बीच की शादी को भूल सकते हैं। विवान ने कहा जैसे ही वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ। सच में, मेरी माँ ऐसा कैसे कह सकती है? मुझे यकीन है कि तुम इसे बना रहे हो। आखिरकार मेरे परिवार में मौजूद सभी लोगों में मेरी माँ हमारे विवाह की सबसे बड़ी समर्थक है। सान्या ने विवान को संदेह से देखते हुए जवाब दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ, तुम्हारी माँ को देखने के अलावा
मुझे तुम्हें बाहर ले जाना है ताकि तुम थोड़ी आराम कर सको। और मुझे यकीन है कि तुम उस कार में रुचि रखती हो जिसमें हम आए थे। विवान ने जारी रखा, पूरी तरह से सान्या की संदेह भरी नजरों को अनदेखा करते हुए। जब उसने कार के बारे में सुना तो सान्या की आंखें तुरंत चमक उठीं। अगले पल वह तेजी से आगे बढ़ी और विवान के एक हाथ को गले लगा लिया। फिर उसने चिढ़ाते हुए कहा, क्या तुम मुझे वह कार दोगे, है ना? तुम इसे जितना चाहो चला सकती हो, लेकिन तुम्हें इसे सौंपना असंभव है। विवान ने दृढ़ता से जवाब दिया, लेकिन तुमने कहा था कि जो कुछ भी तुम्हारा है वह भी मेरा है। क्या तुम अपने शब्दों से पीछे हट रहे हो? सान्या ने विवान की ओर शिकायत भरी नजरों से देखा। लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि जो तुम्हारा है वह भी मेरा है। इसलिए भले ही मैं तुम्हें कार दूं, फिर भी मैं ही मालिक रहूंगा। इसलिए तुम केवल इसे चला सकती हो, लेकिन इसे अपने नाम नहीं कर सकती, विवान ने कहा जैसे ही उसने उस निजी कमरे का दरवाजा खोला जिसमें वे थे। जैसे ही दोनों बाहर निकले, सान्या अभी विवान के साथ बहस करने वाली थी जब उसने अचानक एक आकृति देखी जो तेज गति से चल रही थी। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि इस व्यक्ति ने अपने चारों ओर क्या है इसकी परवाह नहीं की। हे लूथर, क्या हाल है? सान्या ने लूथर का अभिवादन किया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से लूथर ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। सान्या ने उसे आश्चर्य से देखा। उसे पता था कि वर्तमान में लूथर ने उसे अनदेखा नहीं किया है, बल्कि वह अपने विचारों में इतना खो गया था कि उसने उसे सुना ही नहीं। लूथर! इस बार सान्या ने जोर से चिल्लाया, और लूथर जो बस उनके सामने से गुजरने वाला था, अंततः उसकी आवाज से वापस अपनी समझ में आया। उसने आश्चर्य से ऊपर देखा, और जब उसे एहसास हुआ कि उसके सामने विवान और सान्या हैं, तो वह चौंक गया। पहले उसे न तो विवान और न ही सान्या से संपर्क करने का कोई तरीका था। इसलिए जब वे आने में विफल रहे तो उसके पास उन्हें व्यक्तिगत रूप से खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह मेजेस्टिक और स्विफ्ट हॉर्स रेसिंग ट्रैक्स पर वापस गया, लेकिन उसे पता चला कि उसे विवान के बारे में कोई संपर्क जानकारी नहीं दी जा सकती। इसके अलावा हॉर्स रेसिंग ट्रैक्स के नए प्रबंधक इतने सख्त थे कि उन्होंने विवान के बारे में बात करने की कोशिश करने पर उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। जितना भी उसने विवान के बारे में कहा, प्रबंधक उसे पूरी तरह से अनदेखा कर देता, ये स्पष्ट करते हुए कि वह विवान के बारे में बात करने के लिए इच्छुक नहीं था। इसलिए लूथर को केवल हार माननी पड़ी। नमस्ते श्री विवान और श्रीमती सान्या। लूथर ने उनके प्रति एक मजबूर मुस्कान के साथ अभिवादन किया। भले ही वह वर्तमान में तनाव में था, लेकिन उसे परिचितों का अभिवादन करना पड़ा। मुझे खेद है कि हम उस भोज में नहीं आ सके जिसे तुमने हमें आमंत्रित किया था। बस इतना है कि हम कुछ में फंस गए थे। लेकिन खैर, सब कुछ कैसे हुआ? सान्या ने जिज्ञासा से पूछा। हाँ, सब कुछ पूरी तरह से गलत हो गया। दूसरे देशों के युवा पूरी तैयारी के साथ आए और हमारी प्रतिष्ठा को खोने के लिए पूरी तरह से दृढ़ थे। लूथर ने एक आह भरते हुए जवाब दिया। उनके द्वारा उठाए गए नुकसान के बारे में सोचते ही उसे सिरदर्द होने लगा। सान्या की आंखों में तुरंत रुचि और एक अजीब चमक चमक उठी। चूंकि वह पहले से ही कंपनियों के साथ व्यस्त थी, उसने पहले ही दीपिका और पूजा के साथ बाहर जाने का समय कम कर दिया था। इसलिए अगर उसे कुछ दिलचस्प मिला तो वह इसमें शामिल होने के लिए तैयार थी। क्या हुआ? उसने पूछा। क्या तुम इतनी जिज्ञासु हो? तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। विवान ने इस मामले को सुनने में असमर्थता जताते हुए कहा। क्या जिज्ञासु? क्या तुम नहीं सुनते कि एक समूह आया है और सोचता है कि हमारे देश के सभी युवा पूरी तरह से बेकार हैं? भले ही तुम उनकी परवाह नहीं करते, मैं करती हूँ। और जो उन्होंने कहा वह मेरे लिए बेकार होने का दावा करने के समान है। क्या तुम सोचते हो कि मैं बेकार हूँ? सान्या ने विवान को गुस्से से देखते हुए पूछा। विवान ने इस पर केवल सिर हिलाया। ये जानते हुए कि सान्या इस मामले में शामिल होने के लिए दृढ़ थी, उसने कुछ नहीं कहा। उसके लिए जब तक वह अपनी सीमाओं से आगे नहीं बढ़ती, वह उसे जो चाहती है करने की अनुमति देगा। हंफ! जब उसने देखा कि विवान कुछ नहीं कह रहा है, तो उसने बस एक बार फिर से नाक भौंकी और लूथर की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। आओ, बताओ, तुम लोग क्या करने की योजना बना रहे हो? सान्या ने एक बार फिर पूछा। लूथर ने एक पल के लिए संकोच किया। उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि विवान इस मामले में चिंतित नहीं था, और अगर सान्या ने इस मुद्दे के बारे में बात नहीं की होती तो वह निश्चित रूप से इस पर ध्यान नहीं देता। जब उसने देखा कि विवान कुछ नहीं कह रहा है, तो उसने सान्या को सच बताने का फैसला किया। वास्तव में अब तक हमने ये तय नहीं किया है कि हमें क्या करना चाहिए। अंतिम कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम इसे जीतें। लेकिन ये तय करने के लिए पूरी तरह से कठिन है। सान्या ने इस मामले पर कुछ समय तक विचार किया, फिर पूछा, अगर तुम एक ऐसा कार्यक्रम तय करते हो जिसमें 30 में से कोई और व्यक्ति शामिल हो, क्या वे सहमत होंगे?
लूथर ने एक पल के लिए इस पर विचार किया, लेकिन केवल सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि वे सहमत होने वाले हैं। वे पहले से ही पूरी तैयारी के साथ आए हैं, इसलिए वे ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि हमारे पास इस मामले से बाहर निकलने का कोई रास्ता न हो। क्या ये इस समूह के घमंडी युवाओं को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं है? चूंकि वे पहले ही 4 बार लगातार जीत चुके हैं और उनकी योजना पहले से ही सफल हो चुकी है, मुझे यकीन है कि वे अंतिम राउंड की परवाह नहीं करेंगे, सान्या ने कहा। लूथर ने इस पर विचार किया, लेकिन उसे केवल संदेह हुआ। ये स्पष्ट था कि चूंकि वह समूह आया था, अगर वे अपने पत्ते खेलते हैं तो शायद वे उन्हें इस मामले के बारे में मनाने में सफल हो सकते हैं। इसके अलावा लड़ाई किसी भी युवा के लिए नहीं थी जो आए थे, इसलिए वे निश्चित रूप से उस सुझाव पर सहमत नहीं होने वाले थे कि उन्हें लड़ाई के लिए किसी को चुनने दिया जाए। क्या तुम्हारे पास हमारे लिए लड़ने के लिए किसी का नाम है? जब तक मैं याद कर सकता हूं, हमारे युवा पीढ़ी में कोई भी ऐसा नहीं है जो अन्य देशों के युवाओं के खिलाफ 100% जीतने की क्षमता रखता हो। लूथर ने अनिश्चितता से पूछा। बिल्कुल, मेरे पास एक उम्मीदवार है, सान्या ने उत्साह से जवाब दिया जैसे उसने विवान की ओर ध्यान दिया। विवान को पहले से ही यह महसूस हो रहा था कि कुछ होने वाला है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि यह इस तरह से होगा। सान्या वास्तव में ये सुनिश्चित करने की योजना बना रही थी कि वह इस मामले में शामिल हो जाए। अब वह सोच रहा था कि ये किस तरह से हो रहा है। कृपया मुझे इस मामले में शामिल मत करो। ये पहले से ही अच्छा है कि मैंने भोज में आने के लिए सहमति दी, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें आने का मौका नहीं मिला, इसलिए इसे वहीं समाप्त होने दो, विवान ने दृढ़ता से कहा। लूथर दूसरी ओर सान्या के सुझाव से भी आश्चर्यचकित था। भले ही उसने देखा था कि सान्या ने उन सभी बॉडीगार्डों के समूह से कैसे निपटा था जो उस समय लूथर के साथ क्लिंटन से निपटने के दौरान लाए गए थे, लेकिन उसे विवान की पूरी क्षमताओं के बारे में नहीं पता था। लेकिन कम से कम उसने विश्वास किया कि विवान मजबूत है, क्योंकि वह क्लिंटन और लुकास की हड्डियों को आसानी से तोड़ने में सक्षम था। आखिरकार हाथों से एक पैर की हड्डी तोड़ना आसान नहीं है। जब सान्या ने देखा कि विवान पूरी तरह से असहमत है, तो उसने उसे मजबूर नहीं किया। इसके बजाय उसने लूथर की ओर देखा और कहा, तुम बस उन्हें इसके बारे में बता दो। मैं तुम्हें आश्वस्त कर सकती हूं कि जब तक वे सहमत होते हैं, कोई न कोई तुम्हारा प्रतिनिधित्व करेगा। हालांकि वह इस मामले के बारे में संदेह में था, लूथर ने सान्या पर विश्वास करने का फैसला किया। आखिरकार उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उन्हें धन्यवाद देने के बाद वह मुड़ गया और उस कमरे की ओर वापस चला गया जहां युवाओं का समूह इकट्ठा था। तुम वास्तव में क्या योजना बना रहे हो? ऐसा लगता है कि तुम वास्तव में चाहते हो कि मैं इस मामले में शामिल हो जाऊं, फिर भी मैं नहीं चाहता। जब लूथर चला गया तो विवान ने सान्या को गंभीरता से देखा। सान्या ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, यह नहीं है कि मैं तुमसे कुछ छिपाना चाहती हूं, बस इतना है कि मेरे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। तुम्हें इस मामले में शामिल होना होगा, भले ही मैं नहीं चाहती। विवान ने सान्या को अजीब नजरों से देखा, लेकिन जितना वह इंतजार करता रहा, सान्या ने उसे इस मामले पर कोई और स्पष्टीकरण नहीं दिया। ये स्पष्ट था कि वह इसे एक रहस्य के रूप में रखना चाहती थी। तुम जानती हो, अगर तुम्हारे मन में कुछ है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, तो तुम बस मुझसे इसके बारे में बता सकती हो। तुम्हें इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, विवान ने सान्या को अपनी बाहों में खींचते हुए कहा और धीरे से बोला। सान्या ने अपने होंठों को चिढ़ाया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली और विवान को कसकर गले लगा लिया। विवान की आंखों में एक ठंडी चमक चमकी। साथ ही उसने अपने मन में सोचा कि अगर कोई सान्या के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, तो वह निश्चित रूप से सुनिश्चित करेगा कि उस व्यक्ति को छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए जब तक कि वे मौत की कामना न करें। लेकिन इस समय वह पूरी तरह से असहाय था, चूंकि उसे यह नहीं पता था कि सान्या को क्या परेशान कर रहा है और वह क्यों चाहती थी कि वह इस कार्यक्रम में भाग ले। वह केवल अस्थायी रूप से हार मान सकता था। जब वे एंजल्स प्रोमिनेंस की ओर बढ़ रहे थे, तब दोनों ने चुप्पी बनाए रखी। विवान ने महसूस किया कि सान्या इस मामले के बारे में बात करने के लिए इच्छुक नहीं थी, लेकिन फिर भी वह इसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका, ये सोचते हुए कि सान्या उससे क्या छिपा रही है। दोनों कई वर्षों से एक साथ थे, भले ही वे बीच में अलग हो गए थे, लेकिन कम से कम वे अब कुछ महीनों के लिए फिर से एक साथ हो गए थे। और इस दौरान सान्या हमेशा उसके साथ खुली रही थी। अगर कोई ऐसा कुछ था जो उसे पसंद नहीं था, तो वह हमेशा उसे सीधे बताती थी, बजाय इसके कि वह इसे छिपाए। लेकिन अब वह उससे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही थी, और ऐसा लग रहा था कि वह उसे बताने के लिए इच्छुक थी, लेकिन ऐसा लगता था कि वह किसी चीज द्वारा बाधित थी। इसके अलावा उसकी आंखों में जो डर था, वह उससे छिप नहीं सकता था। इन सब ने विवान को गुस्सा दिलाया। अगर कोई सान्या को धमका रहा था,
तो वह निश्चित रूप से सुनिश्चित करेगा कि उस व्यक्ति को छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए। लेकिन वह इस समय पूरी तरह से असहाय था, चूंकि उसे यह नहीं पता था कि सान्या को क्या परेशान कर रहा है और वह क्यों चाहती थी कि वह इस कार्यक्रम में भाग ले। वह केवल अस्थायी रूप से हार मान सकता था। जैसे ही वे एंजल्स प्रोमिनेंस के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि कातिलिन बस बिल्डिंग में वापस जाने वाली थी। एंजल्स प्रोमिनेंस वर्तमान में एक नए भवन में था, जो पहले से कहीं बड़ा था। ये सब एंजल्स प्रोमिनेंस के विस्तार के कारण हुआ था, विवान की मदद से। वर्तमान में एंजल्स प्रोमिनेंस को देश की शीर्ष कॉस्मेटिक्स कंपनियों में से एक माना जाता था। यहाँ तक कि वे प्रतिस्पर्धी जो एंजल्स प्रोमिनेंस के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, वे अंततः असफल होने वाले थे। जब कातिलिन, जो संयोग से बिल्डिंग के बाहर थी, ने देखा कि सान्या वापस आई है, तो वह पहले तो आश्चर्यचकित हुई, लेकिन अगले पल उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। उसने अपने हाथ फैलाए और सान्या का स्वागत किया, जो उसकी बाहों में दौड़ पड़ी। जैसे ही वह उसकी पीठ को सहलाने लगी, कातिलिन ने कहा, तुम कहाँ छिपी हुई थी, लड़की? ये 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं देखा। क्या तुमने ये तय किया है कि तुम विवान के साथ रहोगी और अपने माता पिता को भूल जाओगी अब जब तुमने प्यार पा लिया है? सान्या ने ये सुनकर शर्म से लाल हो गई। उसने शिकायत की, माँ, ऐसा कुछ मत कहो सार्वजनिक रूप से। कुछ लोग सोचेंगे कि मैं एक निस्वार्थ बेटी नहीं हूँ। हालांकि वह वर्तमान में शर्मिंदा थी, उसने अपनी माँ की गोद में अपना चेहरा छिपा लिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई उसकी चेहरे की शर्मिंदगी को न देख सके। कातिलिन ने सान्या के व्यवहार को देखकर केवल हंसते हुए कहा। फिर उसने विवान की ओर देखा और कहा, तुमने आखिरकार मेरी बेटी को वापस लाने का फैसला किया। मुझे लगा कि तुम मेरी बेटी को अपने पास रखोगे, उसे मुझसे पूरी तरह से अपहरण करोगे। हे, मैं वास्तव में उसे रखना चाहता था, लेकिन उसने वापस आने पर जोर दिया। विवान ने अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। जब मैंने वापस आने पर जोर दिया, तुम स्पष्ट रूप से वह थे जिसने कहा कि मुझे वापस आना चाहिए और मेरी माँ मुझसे पूछ रही थी। सान्या ने अपने दिल में चिल्लाया, लेकिन उसने ये बाहर नहीं कहा। अरे आओ, तुम अपनी सास के साथ मजाक कब से करने लगे? तुम जानती हो, अगर तुम इस तरह से व्यवहार करती हो, तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि तुम वास्तव में मुझसे फ्लर्ट कर रही हो। अगर सान्या तुमसे शादी नहीं करने का फैसला करती है, तो मेरे पोते पोतियों का क्या होगा? कातिलिन ने मजाक में विवान की ओर देखते हुए पूछा। माँ, तुम क्या कह रही हो? तुम बेहतर हो कि मेरे विवान पर कोई नजर न डालो। इसके अलावा तुम किस पोते पोतियों की बात कर रही हो? मैं अभी भी युवा हूँ और मैंने अभी तक शादी नहीं की है। सान्या ने फिर से शिकायत की। कातिलिन ने अपनी बेटी के इस बेवकूफ़ी भरे व्यवहार को देखकर केवल एक गहरी सांस ली। फिर उसने कहा, हाँ, युवा होना कितना अच्छा है, लेकिन किसी तरह साल तेजी से गुजरते हैं और हम यह नहीं जानते कि हम कैसे बूढ़े हो गए। अब देखो, मैं पहले से ही अपने पोते पोतियों की उम्मीद कर रही हूँ, जब मैं अभी हाल ही में एक छोटी लड़की थी। कातिलिन ने नाटकीय रूप से एक आह भरते हुए कहा। सान्या के कान लाल हो गए और लालिमा उसके गले तक फैल गई। अगर यह निजी बातचीत होती तो शायद उसकी प्रतिक्रिया इतनी तीव्र नहीं होती, लेकिन ये पूरी तरह से अलग था। वे बाहर थे और चारों ओर कई लोग थे जो उन्हें सुन रहे थे। इसलिए उसने केवल अपने दिल में ये शिकायत की कि उसकी माँ कुछ ऐसी चीजों के बारे में इतनी खुलकर बात कर रही थी जो निजी रखी जानी चाहिए। ठीक है, आपके लिए काफी है। चलो अंदर चलते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे बताओ कि तुमने इस समय क्या किया है कि तुम्हें मुझसे मिलने का समय नहीं मिला। कातिलिन ने कहा जैसे ही वह बिल्डिंग के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ी। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।